नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत ने 7 साल बाद फिर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा है। 2008 में अजमल कसाब के बाद अब कासिम उर्फ नवेद दूसरा आतंकवादी है जिसको पकड़ा जा सका है। ये घटना जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है। पकड़े गए आतंकी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। आतंकवादियों ने बीएसएफ की बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिसमें 2 जवान शहीद भी हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए थे, वहीं एक को लोगों ने जिंदा पकड़ लिया। ये गांव वालों ने पकड़ा है। क्या मायने हैं एक जिंदा आतंकवादी के पकड़े जाने के? कितना मजबूत सबूत बन सकता है ये पाकिस्तान के खिलाफ? और क्या अब जो पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की, एनएसए स्तर की, वो बातचीत क्या अब हो पाएगी? अगर होगी भी तो किस तरह से ये बातचीत प्रभावित होगी इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर? क्योंकि इससे पहले गुरदासपुर में हमला हो चुका है और अब ये उधमपुर की घटना, किस तरह से देखा जाएगा भारत पाकिस्तान के बातचीत के मद्देनजर? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। AK वर्मा जी हैं, रॉ के चीफ रह चुके हैं। वजाहत हबीबुल्ला साहब हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं और इसके अलावा कमिश्नर रह चुके हैं जम्मू और लद्दाख के, खासकर ऐसे वक्त में जबकि जो उग्रवाद है वो चरम पर था जम्मू कश्मीर में 1990 से 93 के बीच में। तीसरे खास मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका कश्मीर पे अच्छा काम है और किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले AK वर्मा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि लगातार इस पर खबरें चल रही हैं कि किस तरह से ये बहुत महत्व है खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, कि एक जिंदा आदमी को पकड़े जाना। लेकिन जिस तरह की दिमागी हालत उस आतंकवादी की नजर आ रही है, जिस तरह से वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहा था, क्या उसे अभी भी अहमियत देंगे आप? इसका पकड़ा जाना तो एक बड़ा सबूत फिर से हिंदुस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में आ गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो रूलर्स हैं वो ना अपने डिप्लोमेट्स की बात सुनते हैं, ना अपने सिविल सोसाइटी लीडर्स की बात सुनते हैं, ना अपने गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। उनका एक ही ध्येय है वहाँ की मिलिट्री का, वहाँ की ISI का। वो ये है कि किस तरह वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट संस्थाओं से मिल करके हिंदुस्तान का नाश किया जाए। ये उनके एजुकेशन सिस्टम में भरा हुआ है, इस तरह की सीख उनके मिलिट्री डॉक्ट्री में भरा हुआ है। और जब एक अफसर, मिलिट्री अफसर वहाँ से ग्रेजुएट होता है तो उसको ये शपथ करनी पड़ती है कि वो जब तक कि हिंदुस्तान से 1971 का बदला नहीं लेगा तब तक कि उसे शांति नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जब पॉलिसी है जो वहाँ के सिविलियन अथॉरिटीज़ या सिविल सोसाइटी के अंतर्गत नहीं आती है, उनके कंट्रोल में नहीं आती है, तो इसलिए ये जो सिलसिला भी आप देख रही हैं, एक और आदमी पकड़ा गया, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, चाहे हम लोग NSA की स्तर पे बात करें या फॉरेन मिनिस्टर के। चलिए, बातचीत का तो हम जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, खासकर जब NSA लेवल की जब बातचीत होगी, तो इस तरह की उनको सफलता कभी कभी मिलती रहती है, हमेशा नहीं मिलती है लेकिन कभी मिल जाती है। लेकिन उसका फल क्या होता है? अब बम्बई के बारे में इतना प्रूफ पाकिस्तान को दे दिया है, दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान में होने का इतना प्रूफ उनको दे दिया गया है, लेकिन कुछ आगे बात तो बढ़ ही नहीं रही है। नहीं, पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है, मानने से साफ इनकार कर दिया है कि ये हमारा नागरिक नहीं है, हमारा सिटीजन नहीं है ये। उन्होंने कसाब के बारे में भी यही कहा था, लेकिन प्रूफ तो है। ये खुद ही कहता है, इसने अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका एड्रेस दे दिया है। और इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए? और कितने बहन भाई हैं सब भी बता रहा है वो। और वो सब वहाँ मिल जाएंगे, इसका पूरा परिवार मिल जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा। वजह साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं वाकई कि इस बात के कोई मायने नहीं है? क्योंकि अहमियत तो काफी इसको दी जा रही है कि एक बड़ा कैच है ये, और लगातार पाकिस्तान जो है वो इस बात से इनकार करता रहा है कि उसका बहुत हाथ नहीं है सीमा पार आतंकवाद में। मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये जो मनमानी है और जो मिलिट्री लीडरशिप वहाँ है, वह वहाँ की सिविलियन न समाज का न सरकार का मानने के लिए तैयार है। किंतु मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, यह जो आर्टिकल निकला है डॉन में 3 अगस्त का, ये एक वहाँ है तारिक खोसा, जो उनके
निदेशक रहे हैं फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बिल्कुल, और इसमें इन्वेस्टिगेट किया है। और इसमें ये क्या कहते हैं, जो वर्मा साहब भी कह रहे थे, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर परमानेंट। फर्स्ट, अजमल कसाब वाज अ पाकिस्तानी नेशनल whose place of residence and initial schooling as well as his joining a banned militant organization was established by the investigators. Which investigators? Pakistani investigators. Second, the Lashkar-e-Tayyiba LET terrorists were imparted training at Thatta, Sindh, and launched by sea from there. The training camp was identified and secured by the investigators. The casings of the explosive devices used in Mumbai were recovered from the training camp and duly matched. Third, the fishing trawler used by the terrorists for hijacking the Indian trawler in which they sailed to Mumbai was brought back to harbour, then painted and concealed. It was recovered by the investigators and connected to the accused. Fourth, the engine of the dinghy abandoned by the terrorists near Mumbai harbour contained a patent number to which the investigators traced its import from Japan to Lahore and then to Karachi sports shop, from where LET-linked militant purchased it along with the dinghy. So the money trail was followed and linked to the accused who was arrested. Fifth, the ops room in Karachi, from where the operation was directed, was also identified and secured by the investigators. बिल्कुल। इसके अलावा अब क्या चाहिए जब इतनी सब बातें हुई हैं? इससे ये है कि अब आपका प्रश्न है, ये जो ये शख्स नावेद है नाम या जावेद है नाम या क्या है नाम, वो तो नाम बदलता रहता है। इसके पकड़ने से क्या हुआ? अब यह मेरे विचार में इसका महत्व नहीं है कि वह पाकिस्तान का है या पाकिस्तान का नहीं है, या यहाँ का लगाया गया या कहाँ का। यह काम कर रहा था ऑन द बेसिस एक पाकिस्तान के अंदर जो एक एजेंसी है, जैसे इनफैक्ट लश्कर तैयबा का नाम दिया गया, वो एजेंसी पाकिस्तान के अंदर है, तो उसके आदेशों के हिसाब से वो यहाँ काम कर रहा नहीं, था। आपके इस बात पे भी हैरान है कि वो 12 दिन से यहाँ रह रहा था, वो अपने साथियों के साथ, और हमें पता नहीं लगा। 12 दिनों से रह रहा था या महीने भर से रह रहा था, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। और मेरे विचार में मीडिया को भी अभी से ये सारी बातें डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हो जाए फिर बताएं, वरना टीवी पे आता रहता है कि उसने ये कहा वो कहा, हमसे क्या मतलब भाई? जब बाकी इन्वेस्टिगेटर्स हमारे प्रोफेशनल हैं, वो पता कर लेंगे ये सारी बातें और फिर स्पष्टीकरण इसका हो जाएगा। कल कोई एक बहस हो रही थी, एक टीवी चैनल, कोई वहां से कहता है पाकिस्तान का नहीं है, कोई कहता नहीं पाकिस्तान का ही। इसमें बहस करने की आवश्यकता ही क्या है? इसको पकड़ लिया गया है, इससे स्पष्टीकरण होगा कि ये किसके आदेश पे ये काम कर रहा था। पाकिस्तान से आया नहीं आया इससे हमें मतलब है या नहीं है, ये इसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन कौन था इसके पीछे, इसका किसके आदेश में कर रहा था। लड़का देखिए, ये जाहिल एक अनपढ़ कोई वहां का गांव का लड़का, थोड़ी कोई ऑर्गेनाइजर था, लेकिन इसके नतीजे में हम ऑर्गेनाइजर्स पता करें और पाकिस्तान के हित में है। जैसे इसके खोसा साहब के ये आर्टिकल से निकलता है, पाकिस्तान के हित में है कि अगर आतंकवादी उसके सॉइल से निकल के आ रहे हैं तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को वो इनकरेज ना करें। जी उर्मिला जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले कि मुख्य मुद्दे पर आए, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई जिस तरह का लाइव टेलीकास्ट हुआ इस टेररिस्ट का, वो कितना अहम था। और दूसरी तरफ टीवी का ही रोल हम चूंकि देखने की कोशिश करें कि अजमल कसाब के मामले में देखा यह गया था कि पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स ने भी लाइव कवरेज किया था, उसके गांव तक पहुंच गए थे, उसका घर ढूंढ निकाला था और काफी हद तक उन्हें एंटी नेशनल कहा गया था। तो इस बार बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि कसाब को लेकर जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और वहां की हुकूमत भी इनकार कर रही थी कि वो पाकिस्तानी नहीं है, तो पाकिस्तान के ही एक चैनल और एक अखबार ने बाकायदे उसके गांव का विजिट किया था, उसके इलाके में गए थे, उसके यहां तक कि परिजनों से भी मिले थे। और पाकिस्तानी मीडिया ने पहले, इंडियन मीडिया ने भी नहीं, सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने इस्टेब्लिश किया कि वो पाकिस्तानी ही है और उसके घर द्वार के बारे में सबको जानकारी दी। इस बार ब्लैकआउट जरूर पहले दिन किया गया कल, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में भी बहुत सारी जो खोज पड़ताल है, इंडियन एजेंसीज जो पूछताछ उससे कर रही होंगी वो, प्लस पाकिस्तानी जो प्रेस है, पाकिस्तान का प्रेस, खासकर वहां के चैनल्स, वहां के अखबार अंग्रेजी के, मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारे ऐसे एक सेक्शन ऑफ पाकिस्तानी मीडिया इज वेरी प्रोएक्टिव और वो कम से कम कई मामलों में तो मैं देखता हूं कि वो हिंदुस्तानी मीडिया से भी ज्यादा जुझारू हैं। मार्शल लॉ के सामने, तानाशाही और निरंकुशता के सामने वो तने रहे हैं। जबकि मैं आडवाणी जी के शब्दों में कहूं तो भारतीय मीडिया एक छोटा सा झटका आया अपने देश में ऑटोक्रेसी का,
तो वो रेंगने लगा था। ये मेरे शब्द नहीं है, आडवाणी जी के शब्द हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उल्लेश जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया ये लेना चाहती हूँ कि एक तरफ वर्मा जी ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है इस बात का, पाकिस्तान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, खासकर जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और भारत दुश्मनी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वजाहत साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पता लग सकता है कि उसके आका कौन है, कौन उन्हें भेज रहा है, न सिर्फ भारत के हित में ये है बल्कि पाकिस्तान के खुद के लिए जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, ये एक की बन सकती है। देखिए, मैं ये जो लड़का दिखा है कल टेलीविजन चैनलों पर, जिसको बड़े ही अद्भुत ढंग से दिखाया गया, पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ और वहां पर कुछ सिपाही बोल रहे हैं, कुछ गांव वाले बोल रहे हैं, वो अद्भुत दृश्य था मीडिया के हिसाब से और इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से। वो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं से भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी सीरियसनेस नहीं दिखी, मीडिया की तरफ से भी नहीं दिखी, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब तक इसके बारे में ठोस जांच पड़ताल नहीं हो जाती, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं इस पर कोई निष्कर्ष वाला कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान को खासकर उफा के बाद जो पहल दोनों देशों की तरफ से हुई है वो डिरेल नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मौका आया है खासकर नई सरकार के बाद। उमलेश जी, मैं गुजारिश करूंगी हम बातचीत पर आएंगे, लेकिन पहले इस घटना को समझ लेते हैं कम से कम कि जिस तरह से गुरदासपुर और उधमपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो किस तरह से जो आतंक है और खासकर जो सीमा पार आतंक है वो किस तरह से इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में जी रहा है। बातचीत पर हम जरूर आएंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या आप इसको भी महत्व मानते हैं इसका भी कि खासकर जम्मू जो क्षेत्र है उसको अब एक टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है? आपने कश्मीर बहुत बार सफर किया है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, क्या आपको लगता है कि वापस एक तरह से बेस बनाने की कोशिश हो रही है जम्मू को? नहीं, देखिए, जहां तक पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है और वेल इस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं कि लगातार होती रही है। बीच बीच में कई बार थोड़ा सा कमी आती है लेकिन फिर शुरू हो जाता है सिलसिला। और जहां तक जम्मू क्षेत्र का सवाल है, देखिए, राजौरी और पुंछ में तो लगातार गोलाबारी होती रही है, लोगों का आना जाना रहा है। एक तरफ हमारी बस भी जाती रही, उनकी आती रही है, और दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन का भी दौर चलता रहा एक दौर में। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि पिछले 10-1 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात जो सुधरे हैं उसमें सरहद पार का भी जरूर कोई न कोई ऐसी स्थितियां वहां हैं, वहां की जियोपॉलिटिक्स का भी कोई रिफ्लेक्शन है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जरूरत इस बात का है कि जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है उसको किसी हड़बड़ी में डिरेल न किया जाए, क्योंकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है इसको भी रोकने का तरीका, जो मुश्किलात हैं उनको भी रोकने का तरीका संवाद है और संजीदा ढंग से होने वाला संवाद है। आईएसआई की जो साजिशें हैं जिसकी तरफ वर्मा जी ने संकेत दिया, देखिए, उन चीजों को भी वहां की जमहूरियत, सिविल सोसाइटी और समझदार जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो चाहते हैं कि भारत से रिश्ते बेहतर हों, उनको इंपावर किए बगैर इंटरनेशनली नेशनली आप नहीं कोई बड़ा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का मुकाम है तो उसका विक्टिम भी है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। भारत तो विक्टिम है ही है, वह भी विक्टिम है और वो अपने ही लोगों का विक्टिम है जिन लोगों ने इंस्पायर किया है या इंस्टिगेट किया है उन लोगों को। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव से भारत की सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को भी। जी हाँ, गोपाल जी बताइए कि आपकी सरकार किस तरह से देखती है इन आतंकवादी घटनाओं को? खासकर हम जानते हैं कि गृह मंत्री का खुद बयान आया था, खासकर अगर पंजाब की घटना का हम जिक्र करें कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी, हालांकि बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड शब्द थे उनके, काफी सावधानी से शब्दों को कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से आए लगते हैं आतंकवादी, ये कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने उस बात से इनकार किया। अब उधमपुर में यहाँ पर हमने देखा है एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया। क्या विचार क्या है आपकी पार्टी के इसको लेकर? नहीं, देखिए, इसमें पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है, क्योंकि हम बातचीत की तरफ तो बढ़ना ही चाहते हैं और यह एक फैक्ट अब होता जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं और उनके उसमें पार्टिसिपेशन होता है, फिर वो डिनायल करते हैं और प्रूफ देने के लिए हमें कोई पाकिस्तान को प्रूव करना है। मुझे नहीं लगता कि सरकार सोचते है कि हमें पाकिस्तान को प्रूव करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये बात बहुत इस्टेब्लिश्ड है। अब तो ये एक लीगल प्रोसेस है कि वो पाकिस्तान से आया और हमारे लिए यह इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान टेररिज्म में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वहां पे दो लोग हैं, एक तो सिविल जैसे गवर्नमेंट है और वहां की जो मिलिटेंसी है या जो आर्मी है वो खुद ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना है, उससे ऊपर बढ़ के हमें अगर आगे बढ़ना है तो जो NSA लेवल टॉक्स हैं या वो है
उसको उस तरह से देखना है। नहीं, आप और जहाँ मिलिट्री तक गुरदासपुर में भी हमने देखा, आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे हैं और सिविलियन गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं। वो जाहिर है, हम जानते हैं कि एक दूसरे के साथ वो काम भी करते हैं, अलग अलग उनके विचार भी हैं, भारत को लेकर भी विचार अलग अलग हैं, जिस तरह से वर्मा जी ने भी जिक्र किया। लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सीधे तौर पर हाथ अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की बात माने तो पाकिस्तान का नजर आता है, ऐसे में क्या हमें बात आगे करनी चाहिए? अब असली मुद्दे पर आ जाते हैं कि क्या जो 23-24 अगस्त को बातचीत होने की उम्मीद है, जिसपे अभी पाकिस्तान के जवाब का इंतजार है, जो एनएसएस स्तर की बातचीत होनी है, क्या वो होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से तो अब तो और भी ज्यादा जरूरत लगती है, क्योंकि जैसे उर्मिलेश जी ने भी कहा, बाकी ने भी कहा कि हमारा केवल एक एम नहीं है कि पाकिस्तान से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है ये प्रूव करना, यह तो एक पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस है। लेकिन असली में क्या है कि हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को एंगेज करके आगे अगर पाकिस्तान को भी आर्थिक विकास, जो अगर पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब होती है, जिस तरह आर्थिक रूप से वो गिरता जा रहा है, तो उसके और नेबर कंट्री है, तो कहीं ना कहीं हमें इस सारे प्रोसेस में डिस्कशंस को आगे लेके इस सॉल्यूशन का इस सारे प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना है, और वो एनएसए लेवल टॉक्स और आगे बढ़ने के साथ। मुझे बहुत क्लैरिटी आपकी बात से इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप ही की सरकार में विदेश मंत्री भारत की सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा था कि जब तक आतंक का पूरे तरीके से सफाया नहीं हो जाता, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद करना बंद नहीं करता, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि उफा में बातचीत हुई, कहीं ना कहीं सरकार नीचे उतरी, नीचे उतर के फिर बातचीत की, फिर इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, फिर ये आतंकवादी हमला हुआ है, फिलहाल एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ा गया है, और आप ये कह रहे हैं कि बातचीत ही एक हल है। नहीं, देखिए, ये जो नीचे उतरना, जिसको आप नीचे उतरना कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना है, बातचीत के थ्रू ही तो रेजोल्यूशन होगा। और कहीं भी हमारी गवर्नमेंट भी इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आतंकी हमला होता है या मिलिट्रिकल एक्शंस पाकिस्तान की तरफ होता है, उसका उतना ही मुंह तोड़ जवाब मिलिट्री फोर्सेस के थ्रू भी दिया जाएगा, और उसको हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी स्ट्रांग करके उन सारे आतंकी हमलों को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि आतंक का जवाब आतंक से, हम आतंक का जवाब, आर्मी का जवाब आर्मी से, आतंक का जवाब रोकना और सिक्योरिटी। नहीं, क्या आप रक्षा मंत्री की बात को दोहरा रहे हैं? वो कह रहे थे कि तीसरी बात है, हमें देश के हित में, लार्जर इंटरेस्ट में बातचीत के थ्रू आगे बढ़ना भी बहुत आवश्यक है, और वह भी एक प्रोसेस है कि हम आतंकवाद को उसको कैसे टैकल करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हम इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें, या जीपीएस का गुरुदासपुर में बहुत क्लियर अभी तो प्रूफ है कि गुरदासपुर में वो जीपीएस रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि तीनों लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। हालांकि ए.के. वर्मा जी कह रहे हैं कि सबूतों को कोई फायदा नहीं है। वर्मा जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि बातचीत जो है उसको आगे बढ़ना चाहिए? अभी आर्थिक स्तर पर भी बातचीत का जिक्र कर रहे हैं गोपाल जी, आतंक अपनी जगह है, बातचीत अपनी जगह है, क्या ये अंडरस्टैंडिंग भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें बन चुकी है? थ्योरेटिकली मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुछ ना कुछ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या है। उस रियलिटी को देखते हुए ये बातचीत हमें कहीं नहीं ले जाएगी, अभी तक नहीं ले गई है। इतने सालों से बात हो रही है, कई बार बातें शुरू होती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, अंत क्या है? पिछले लगभग 70 सालों से हम कहाँ पाकिस्तान के पास पहुँच चुके हैं। उनकी नीतियाँ वही हैं जो 1947 में बनी थी, बल्कि उससे और भयानक होती रही हैं हिंदुस्तान के लिए। लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं होती है कि इन तरह के बातों से हम कहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें पहले ये अपने आप को डिसाइड करना है कि इस तरह के आतंकवाद का जवाब हम किस तरह दे सकते हैं, और वो पब्लिकली देशवासियों को बताना होगा, सरकार को, कि ये हमारा तरीका है और इस तरह हम आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कर रहे हैं फिलहाल, काफी महत्वपूर्ण बात है जो आप ये कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी जो आतंकवाद है उसका मुकाबला एक देश के तौर पर कैसे किया जाएगा, उस पर एक पब्लिक ओपिनियन भी चाहिए। जी हाँ, हमारी सरकार इस बात को कहने से हिचकिचाती है। वो इधर उधर गोल मटोल तरीके से कुछ इशारा करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कॉन्क्रीट तरीके से कहना चाहिए कि देखिए इस तरह के ये लोग आ रहे हैं, हम इसका मुकाबला किस तरह करेंगे। खास इस बात का जवाब देना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है।
वर्मा जी के हित में ये बात ये मैं कहूँगा कि मेरी सहमति में ये कहूँगा कि मेरी एक दोस्त है क्रिस्टीन फे, अमेरिका में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मेरे साथ थी। उन्होंने एक पुस्तक अभी लिखी है पाकिस्तान के सेना के बारे में, गोइंग इट्स ओन वे, कि जिस प्रकार से उससे कहते हैं 1947 से ही जो नीति बनी है पाकिस्तान की भारतवर्ष के बारे में, वह उसकी सेना ने डिक्टेट किया है। उनके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम इसमें, किंतु मेरा फर्क इसमें यह होगा कि अब बदलाव आ रहा है। मैं किस लिए कह रहा हूं बदलाव आ रहा है? एक तो ये जो आर्टिकल मैंने पढ़ के सुना है, ये पहले पब्लिश शायद ना हो पाता, और निदेशक फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आर्टिकल है, जिन्होंने इसमें स्पष्ट तौर पे ये स्वीकार किया कि ये सारा पाकिस्तान के सॉइल से सारी चीजें हुई थी। उनका ऑफिस कराची के अंदर था। नहीं, ये तो बात पाकिस्तानी साइड की रही, लेकिन जो वर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि भारत में इसको लेकर क्या कंसेंसस है कि हम कैसे जवाब देंगे। अब जब बदलाव आ रहा है इस प्रकार का, तो भारत के हित में ये होगा कि हम ये प्रयत्न करें कि वे जो वहाँ फोर्सेज हैं जो चाहते हैं कि नहीं भारतवर्ष के साथ, और ऐसे हैं, मैं निजी तौर पर ये अवश्य कह सकता हूं कि जनरेशन अब बदलाव आ गया, यंगर जनरेशन, ये चाहते हैं अपनी आर्थिक प्रगति, ये चाहते हैं कि अपना संसार में अपना नाम बनाए, अपने देश का नाम बनाए, अपना नाम बनाए। इनको ये जो चीजें हैं, ये भारतवर्ष के साथ झगड़ा करने, और भारतवर्ष में उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, भारतवर्ष का उनके साथ अपॉर्चुनिटी, जैसे गैस वगैरह की बात। लेकिन वहाँ की जो यंग जनरेशन है, क्या उसके व्यूज का रिप्रेजेंटेशन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करता है? वे नहीं है, इस समय वे नहीं है। और जैसे वर्मा जी कहते हैं, उनकी सिविल सोसाइटी की अभी आवाज अपना इंप्रेशन बना नहीं पाती है। तो हमारे हित में अवश्य यही होगा कि हम ये प्रयत्न करें कि उनको शक्ति दें। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मोदी जी ने ये कदम जो उठाया, नॉट अ क्लाइंब डाउन एट ऑल, इसके बावजूद कि ये सारी जो फोर्सेज हैं जो आप बता रहे हैं, इसके बारे में ये सारा किंतु उन्होंने ये काम किया। वाजपेयी जी ने भी यही काम किया था। उनको भी जब वो बस लेके गए थे, और उसका नतीजा क्या हुआ? कारगिल हुआ, किंतु वो बस लेके गए थे, उनमें ये वीरता थी। और इतिहास में ये दर्ज होंगी बातें, ऐसा नहीं है कि इतिहास इसको याद नहीं रखेगा। इसी प्रकार से मोदी जी ने उफा में उनसे जाके तफसील से बातचीत की, और ये जो हल होगा, इसका हल केवल दो तरीके हैं, या तो हम युद्ध का, और जाने वो तो हम नहीं कर सकते, या बातचीत करें। बातचीत का ये मतलब नहीं कि हमको गले लगा ले। लेकिन वर्मा जी, क्या आपका इशारा युद्ध की तरफ तो नहीं था जब आप ये कह रहे थे कि अब हमें तय करना होगा कि हम कैसे मुकाबला करेंगे? क्या ये एक विकल्प है? युद्ध, उनके जो सेना के प्रमुख हैं वो कहते हैं कि हम युद्ध की तैयारी में, अगर वो युद्ध हम पे थोप दें तो हम क्या करेंगे? लेकिन पहल तो नहीं करेंगे हम सर्टनली कोई अपनी तरफ से युद्ध की पहल नहीं कर रहे और न करेंगे। लेकिन इस बात से हमको सचेत रहना चाहिए कि ये हम पे थोपा जा सकता है। लेकिन आप किस तरफ इशारा कर रहे थे जब आप ये कह रहे थे कि भारत में इसको लेकर सहमति नहीं है, कि भारत कब तक ये आतंकवाद का जो दंश है वो सहेगा? मैं ये कह रहा था कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना के उसका ऐलान करें कि ऐसी हालत में हम उसका किस तरह जवाब देंगे, और उसमें जो जवाब देने के तरीके सबका जिक्र किया जाए। सबका विकल्प होना चाहिए, स्पष्टीकरण होने चाहिए। उर्मिला जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ। उर्मिला जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? दोनों जो मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं, एक तरफ बात हो रही है बातचीत की, सिविल सोसाइटी की, कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको अलग देखा जाए, सिविलियन सरकार है वो अलग है, सिविल सोसाइटी है वो अलग है। लेकिन क्या भारत में इसको लेकर एक आम राय है या बनाने की कोशिश है कि जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी हमले हैं, खासकर जो क्रॉस बॉर्डर के हैं, उस पर भारत किस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर करेगा? एक उलझन सी लगती है क्या आपको? देखिए, ये अजीब संजोग है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर इस प्रश्न पर डिस्कोर्स या विमर्श जो है बंटा हुआ है। अलग अलग सोच के लोग भारत में भी हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी अलग अलग सोच के लोग हैं। इन समस्याओं के समाधान के बारे में मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन में लोग हैं जो चाहते हैं कि जो वर्षों बरस से जो चल रहा है वो थमना चाहिए। आर्थिक प्रगति के दौड़ में पाकिस्तान बहुत पीछे छूटा है, उससे उसको निजात मिलनी चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब भारत से रिश्ते बेहतर हों। वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे लोग हैं, इवन डिप्लोमेसी में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं। मीडिया में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें उन लोगों को जो पाकिस्तान में ये सोच रखते हैं निराश
नहीं करना चाहिए। जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट में या जो इंटेलिजेंस वहां की जो एजेंसीज हैं उसमें जो इस तरह के निगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो युद्ध में केवल समाधान खोजते हैं, उनको आइसोलेट करने का एक प्रोसेस जरूर उसको मजबूत करना चाहिए। और वर्मा जी कह रहे हैं कि अगर थोपा जाए हमारे ऊपर तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं, क्या आतंकवाद एक परोक्ष युद्ध नहीं है? मैं बिल्कुल मानता हूं कि आतंकवाद भी एक तरह का परोक्ष युद्ध है, लेकिन उसका समाधान भी युद्ध नहीं है। युद्ध दुनिया में किसी भी बड़े मसले का समाधान आज की तारीख में नहीं है, और भारत और पाकिस्तान के मामले में तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रॉक्सी वार जिसे आप कहते हैं, कि हम प्रॉक्सी वार को लोग कहते हैं कि साहब इसका समाधान भी युद्ध है, बिल्कुल नहीं है। उसका भी समाधान एक सार्थक किस्म की पहल है जो दोनों देशों के सार्थक लोगों की तरफ से होनी चाहिए। और एक बात बिल्कुल कहकर मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि देखिए, आतंकवाद का या भारत पाकिस्तान के रिश्तों की ये जो पेचीदगियां हैं, उनको लेकर न तो पाकिस्तान में और न तो भारत में भी किसी भी तरह के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बल दिया जाना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप ये कह रहे हैं कि किस तरह सोसाइटी, जैसे आप पाकिस्तान कहते हैं या वहां पर हिंदुस्तान कहते हैं, कैसे बढ़ जाता है समाज, ये भी हमने देखा है। गोपाल जी, आखिरी बात। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो वहाँ की मिलिट्री है या ये जो आईएसआई है, ये लोग, इनकी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इस चीज में, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ अपने यहाँ भी उनको इतना सपोर्ट है। जैसे कहा कि आर्थिक पर स्टेज पे भी देखें तो दुबई से होते हुए बहुत सा माल यहाँ से आता है भारत में, पाकिस्तान से वहां जाता है, कितनी कॉस्ट होती है दोनों देशों को, तो यह बात वो लोग भी समझते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो आतंकवाद वाला प्रॉक्सी वार के लिए तो हमें काउंटर इंसर्जेंसी मेथड्स देखने पड़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान की तरह आतंकवाद के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते, तो हमें उसको अपने यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। मिलिट्री जवाब तो मिलिट्री के लिए जो अगर अटैक्स होते हैं या जो वो बॉर्डर स्किर्मिशेस जो करते हैं, उसके लिए तो हम बहुत स्ट्रांग जवाब देंगे और वो दे भी रहे। तो यह 3 लेवल पे, यानी आखिरी बात ये हुई कि अगर आतंकवाद होता है उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। इंसर्जेंसी का मैकेनिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी के स्ट्रेंथनिंग से आर्मी और मिलिट्री को उसको उसी तरह से जवाब देना और बातचीत को बढ़ा के। लेकिन आपकी सरकार अब बातचीत करती रहेगी, हर स्तर पर बातचीत करेगी। बातचीत इसके हल की तरफ जाने के लिए केवल एक एंगेज करना ही केवल बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आज हमारी लेकर जाएंगे स्टेज है भारत की और पाकिस्तान की, बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी बहुत फर्क आ गया। तो हमें अपनी जो चेंज ऑफ पोजीशन है उसको समझ के अब काम करना चाहिए। आज से 10 साल 20 साल पहले जो हमारी डिप्लोमेटिक स्टेज थी इंडिया की, वो उससे बहुत हम फर्क हो। आखिरी बात में मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, एक दौर याद कीजिए जब वाजपेयी जी ने जो इनिशिएटिव लिए थे और उनका अच्छा परिणाम भी दिखा था, लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी थी उसके गलत फैसलों से या पहलकदमियों से सारा कुछ डिले हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। एक दौर आया जब मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने हवाना से जो शुरुआत करी, इसके बाद परवेज मुशर्रफ और उनकी कई मीटिंग्स हुई और उसी समय मुझे याद है 4 पॉइंट फार्मूला सामने आया। 4 पॉइंट फार्मूले पर बहुत सारी बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बावजूद जो वो पहल थी, उस पहल का परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कम होने लगा, आतंकवादी हरकतें कम होने लगी, जो स्थानीय डोमेस्टिक माने कश्मीर के अंदर जो इस तरह के दहशतगर्द थे उनमें भारी कमी आई। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, मनमोहन सिंह को बिल्कुल उनकी आलोचना करने वाले लोग भी मानेंगे कि कश्मीर उनके कार्यकाल में काफी शांतिपूर्ण था और बेहतर स्थिति को पाया। तो मैं समझता हूं वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव था। ये बात अलग है कि परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद भी मनमोहन सिंह जी ने, उनकी सरकार ने जो बातचीत जारी रखी, जी आगे बढ़ाया, एक लेवल पर आकर चीजें स्थगित हुई, नहीं तो आज हालात कुछ और होते। उमेश जी, को आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल खत्म हो चुका है समय। मुशर्रफ साहब ने खुद एक्सेप्ट किया, कुलदीप नैयर के पीछे एक स्टेटमेंट आया था कुलदीप नैयर जी का कि ये जो प्रोसेस था उसको डीरेल वहां के लोगों ने किया। यह भी बहुत इस तरह के बयान जरूर आए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर दोनों तरफ इस तरह की फोर्सेज मौजूद हैं जो बातचीत को डीरेल करना चाहते हैं। उनमें से आतंकवाद भी एक तरीका है जो बातचीत को डीरेल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल कम से कम यहाँ सरकार की तरफ से बैठे हुए प्रतिनिधि तो ये कह रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं कि 23-24 तारीख को जो बातचीत लगभग तय लग रही है एनएसए स्तर की, वो हो पाती है या नहीं। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।